तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नाटको फार्मा स्टॉक के बारे में कि नाटको फार्मा का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से लगभग 28% डाउन है। तो ऐसा क्या हुआ है कि 28% डाउन ये स्टॉक हो चुका है। तो आज हम उसी को देखेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो में। ये स्टॉक 1226 से 882 के भाव पर आ चुका है, जो कि 28% डाउन है। तो लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कंपनी खत्म नहीं हुई है, तो फिर स्टॉक इतना गिरा क्यों? क्या नाटको फार्मा के फंडामेंटल वीक हो गए या फिर मार्केट एक टेम्पररी अर्निंग डिक्लाइन को ज़्यादा एग्रेसिवली प्राइस कर रहा है? तो ये चीज़ हमें इसकी देखनी है कि आज की वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि नाटको फार्मा की गिरावट के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है, वो रीजन मेन क्या हो सकते हैं, वो समझना है हमें गिरावट का, और गिरावट के पीछे एक्चुअल कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं और इन्वेस्टर को अब इन किन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए। ठीक है, तो अभी सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले समझते हैं नाटको फार्मा का बिजनेस। मतलब इसमें रेमडेविलिड का जो रेवलिमिड जो इसका एक बिजनेस था, उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा थी और मुझे लगता है कि उसी की वजह से स्टॉक में ज़्यादा गिरावट आई है। बट ऐसा क्यों हुआ? तो सबसे पहले इसका बिगेस्ट रीजन देखो आप। बिगेस्ट रीजन क्या है इसके गिरने का? तो इसमें बिगेस्ट रीजन आता है रेव लिमिट का। रेव लिमिट रेव लिमिट ये एक इसका मेडिसिन था, उसकी वजह से रेव लिमिट एक हाई वैल्यू कैंसर ड्रग थी इसकी। नाटको ने इसके जेनरिक वर्जन से यूएस मार्केट में स्ट्रॉन्ग अर्निंग जनरेट की थी। प्रॉब्लम यह है कि ये अर्निंग हमेशा इसी लेवल पर नहीं रह सकती थी। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया, मार्केट डायनामिक चेंज हुए, रेमडेसिविर से मिलने वाली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन नॉर्मलाइज होने लगी। तो मतलब पहले ऐसे ग्रो कर रहा था ये, धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ा और यूएस मार्केट में जिस तरह इसका मतलब जो डिमांड कम होने लगी, तो धीरे धीरे इसका जो अप ट्रेंड था वो डाउन होने लगा और ये नॉर्मलाइज होने लग गया। तो रेम लिमिट अब होता क्या, किसी कंपनी के जैसे चार पार्ट हैं, सपोज करो ये चार पार्ट हैं और इस पार्ट से किसी कंपनी का 50% रेवेन्यू आता है। अब यही पार्ट अगर डाउन होने लग जाए कंपटीशन की वजह से या इसकी प्रॉफिट कम होने लग जाए, तो इस पूरी कंपनी पे उसका इफेक्ट आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? तो रेव लिमिट का इस नाटको फार्मा में यही हुआ है कि रेव लिमिट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस थी इसकी, और ये इस वजह से स्टॉक काफ़ी गिर चुका है। तो अब हमें इस पर क्या करना है कि इसके लिए जैसे अभी रेव लिमिट का जैसे कंट्रीब्यूशन था रिवेन्यू में, और वो क्या हो गया और प्रॉफिट में। ठीक है, रिवेन्यू और प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन था और वो मतलब इसका क्या हुआ, लास्ट में नॉर्मलाइज होने लग गया। तो इससे क्या हुआ, जैसे जैसे और आज जब किसी कंपनी के प्रॉफिट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आ रहा हो, तो उस प्रोडक्ट की अर्निंग में डिक्लाइन का डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट पर पड़ता है। वही नाटको फार्मा के साथ हो रहा है। रेव लिमिट का जो रोल मेन है इसमें, और इसका जैसे कंपटीशन बढ़ा है और जिस तरह इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है, उससे नाटको फार्मा पे पूरा फर्क आ गया इससे। अब एक्चुअल इसके नंबर देखते हैं। तो फाइनेंशियल ये 27 के क्वार्टर वन के रेवेन्यू कितना था, 1391 करोड़। ठीक है, डिक्लाइन करके कितना हो गया है, 794 करोड़। कितना डिक्लाइन हुआ, -43%। बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। ठीक है, तो अब इमोशंस को साइड में रखकर एक्चुअल नंबर देखते हैं। तो इसमें 43 और प्रॉफिट कितना हुआ आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट था पहले 480 करोड़, कि डिक्लाइन होकर कितना हुआ 207 करोड़। कितना -57% प्रॉफिट डाउन हुआ है और 43% रेवेन्यू डाउन हुआ है। तो इससे पूरा क्या हुआ कि इसके और प्रॉफिट, ये रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में इतनी शार्प गिरावट नेचुरली मार्केट को कंसर्न करती है और इसी वजह से स्टॉक प्राइस पर प्रेशर देखने को मिला। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। स्टॉक प्राइस
सिर्फ इसलिए नहीं गिरा क्यों कंपनी खराब हो गई, स्टॉक इसलिए भी गिरा क्योंकि मार्केट फ्यूचर अर्निंग को रिलेट कर रहा है। तो मार्केट ने क्या इसकी अर्निंग को रिलेट कर दिया, रेवेन्यू प्रॉफिट डाउन हो रहा है तो कंपनी का स्टॉक प्राइस भी उसी तरह गिरा। लेकिन कंपनी पूरी तरह से वीक नहीं हुई है, ये भी सोचना है। अभी आपने इसके नेगेटिव चीजें देखी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कंपनी पूरी तरह खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। कंपनी में अभी पोटेंशियल है, वो हमें देखना है कि इसमें अभी क्या क्या पोटेंशियल है। आप वीडियो बने रही, वीडियो को लाइक करिए अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसमें क्या है कि कंपनी का क्या है, लेकिन यहाँ स्टोरी का दूसरा साइड भी है। नाटको फार्मा का पूरा बिजनेस वीक नहीं हुआ है, तो इसमें जैसे नॉट एवरीथिंग इज बैड, नॉट एवरीथिंग इज बैड, कंपनी में पूरी तरह से सब कुछ गलत नहीं है। इसका क्या हो रहा है, इसे इंडिया का बिजनेस है, डोमेस्टिक बिजनेस को बोलते हैं। इंडिया का बिजनेस है, ब्राजील का बिजनेस है, ये क्या कर रहे हैं, इसकी ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे इंडिया बिजनेस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, ब्राजील जैसे इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपनी के इंपॉर्टेंट ग्रोथ एरिया आ जाए, ब्राजील में भी हो रहा है। मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है कि नाटको के पास कोई बिजनेस ही नहीं बचा, रियल प्रॉब्लम ये है कि क्या नए बिजनेस और नए प्रोडक्ट्स रेवलिमिट से लॉस्ट होने वाली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्निंग को सफिशिएंट रिप्लेस कर पाएंगे। मेन कॉज है ये कि ये इतनी अर्निंग कर पाएंगे कि जो रेव लिमिट का था उसको इक्वल कर देंगे ये, तो ये हमें देखना है। ठीक है, उसके बाद अभी इसका न्यू चेंजेस इसमें क्या क्या हुए हैं वो हमें देखना है कि इसमें कंपनी में न्यू चेंजेस क्या क्या हो रहा है, तो उससे अब कंपनी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसके न्यू इंजन्स क्या क्या हैं वो आप देखो। न्यू इंजन्स इसके हैं, इंडिया है, ब्राजील है, यूएस लॉन्चेस और कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स है। तो इसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स ये इसके न्यू, इंडिया में इसका बिजनेस डोमेस्टिक ग्रो कर रहा है, ब्राजील में कर रहा है, यूएस में न्यू लॉन्चेस अगर हो रहे हैं, न्यू लॉन्चेस कर रही है कंपनी, उससे सपोर्ट मिलेगा, और कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स में ये काम कर रही है उसकी सपोर्ट है इसको। ठीक है, तो ये इसके इसमें अपॉर्चुनिटी भी है, अभी कंपनी पूरी तरह खत्म नहीं है, तो ये चीज भी हमें देखनी है इसमें। अब नेक्स्ट आता है कि एक इसमें एडोग इनग्राम करके कंपनी है जो साउथ अफ्रीका में इसने एक्वायर की थी। तो इस पे क्या है, एडोक इनग्राम ये कंपनी है। तो इसमें इस कंपनी ने क्या किया, 49% स्टैक अपना बढ़ा दिया है, 49% स्टैक है इसका आज की डेट में। ठीक है, तो ये न्यू ग्रोथ फ्लोर। अब आते हैं कि एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट पे एडोक ग्राम है इसका, नाटको ने एडोक ग्राम में 49% बढ़ा दी। ये मूव इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की दिशा में काम कर रही है, डाइवर्सिफाई कर रही है कंपनी। ठीक है, अगर एडोक इनग्राम और दूसरे बिजनेस फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग अर्निंग कंट्रीब्यूट करते हैं तो नाटको की डिपेंडेंसी एक सिंगल ब्लॉकबस्टर पर अपॉर्चुनिटी पर काम कम हो सकती है। सिंगल जो हमने रेम रिवेट के बारे में पढ़ा है ना, एक सिंगल पर डिपेंडेंस जो थी उसकी वो कम हो जाएगी। जितना डाइवर्सिफाई होगा उतना ये कंपनी ग्रो करेगी, अच्छा होगा इसके लिए। लेकिन इन्वेस्टर को यहाँ भी एक चीज़ देखनी होगी, इन्वेस्ट करना और उस इन्वेस्टमेंट से स्ट्रॉन्ग रिटर्न जनरेट करना दोनों अलग चीज़ हैं, इसलिए फ्यूचर अर्निंग कंट्रीब्यूट को मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसका अब नेक्स्ट पार्ट आता है, फ्यूचर ग्रोथ इसकी कहाँ से आएगी, वो चीज़ आपको समझनी है, फ्यूचर ग्रोथ कहाँ से आएगी। देख, इसका नेक्स्ट पार्ट है कि फ्यूचर ग्रोथ कहाँ से आएगी। तो जैसे किस किस से आएगी, व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा फ्यूचर ग्रोथ के लिए, कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स है। ठीक है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेमलिमिट के बाद नाटको फार्मा की नेक्स्ट ग्रोथ स्टोरी क्या होगी। कंपनी के पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं, कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट है, ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट है इसके जो कैंसर के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं, और यूएस मार्केट में न्यू लॉन्चेज, अब इसका यूएस में भी लॉन्चेज मैंने पहले बताया ऑलरेडी, ये यूएस में भी न्यू लॉन्च कर रही है कंपनी। ठीक है, यूएस
मार्केट में लॉन्चेस है, कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स है, और उसके बाद कंपनी के पास और भी है, जैसे ये सेमाग्लूटाइड अपॉर्चुनिटी भी इन्वेस्टर की नज़र में है। सेमाग्लूटाइड जैसे इंडिया में यूज होती है, तो इसके लिए भी अपॉर्चुनिटी सेमाग्लूटाइड, सेमाग्लूटाइड ये भी इसका एक प्रोडक्ट है जो इंडिया में डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, तो ये इसके लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन एक यहाँ एक बड़ा डिफरेंस समझना जरूरी है, अपॉर्चुनिटी होना और इसे अपॉर्चुनिटी से रेव लिमिट जैसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करना सेम थिंग नहीं है। इसीलिए मैं पर्सनली किसी एक अपकमिंग प्रोडक्ट को नेक्स्ट रेव लिमिट मानकर वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं करूंगा, क्योंकि ये जितने जो प्रोडक्ट हैं, ये जो जिसका यूएस लॉन्च कर रहा है नई प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट्स, कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स है, सेमाग्लूटाइड है, तो ये सब क्या है, अगर रेब लिमिट को रिप्लेस कर रहे हैं ये, तब तो अच्छा है। बट अगर उसके इक्वल ये नहीं जा पा रहे, तो फिर कंपनी को प्रेशर में रह, पहले एक्चुअल सेल्स और प्रॉफिट कंट्रीब्यूट देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए, ठीक है। अब कंपनी ने क्या किया है अभी नया, कंपनी ने 2000 करोड़ का कैपेक्स किया है, तो वो हमें देखना है कि कंपनी ने 2000 करोड़ का कैपेक्स क्या करने के लिए किया है। तो वो चीज हमें देखनी है कि कंपनी 2000 करोड़ का फंड रेज कर रही है, फंड रेज कर रही है, तो उसमें क्या होगा, एक्विजिशन, एक्विजिशन, कैपेक्स या एक्सपेंशन, एक्सपेंशन करने का प्लान है, ठीक है। ये हमें इसका देखना है। तो कंपनी क्या कर रही है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट ड्राइवर्स है इसका, डेवलपमेंट कंपनी नाटको पर 2000 करोड़ का इसने फंड रेज किया है, उससे अब इन्वेस्टर के लिए सिर्फ ये देखना इंपॉर्टेंट है, कंपनी पैसा रेज कर रही है, तो एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि ये पैसा कहाँ जाएगा। तो इसमें आता है सबसे पहले, अगर कैपिटल को हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटी में डिप्लॉय किया गया तो लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अगर कैपिटल अलोकेशन इनसफिशिएंट रहा तो शेयर होल्डर रिटर्न पर प्रेशर भी आ सकता है। इसलिए फ्यूचर में हमेशा हमें नेटको के कैपिटल अलोकेशन को क्लोजली ट्रैक करना है कि ये फंड ये 2000 करोड़ का हुआ है, इसका एक्विजिशन हो रहा है, कैपेक्स हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हमें सारा मॉनिटर करना है। तो वे यूज कहाँ कर रहे हैं, वेयर विल दे द मनी गो, ठीक है। तो मनी को एक्चुअल में यूज कर कहाँ पर है ये हमें देखना है। तो वो चीज अगर आप उसको ट्रैक करोगे तभी समझ में आएगा, वेयर मनी गोइंग, ठीक है। ये हमें क्लोजली मॉनिटर करनी है ये चीजें। अब इसका नेक्स्ट जो आता है कि क्या 882 पर जो स्टॉक, क्या ये सस्ता है या महंगा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग इन्वेस्ट करने से पहले यही सोचते हैं कि कंपनी में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो शेयर प्राइस अभी सस्ता है कि महंगा है। तो अभी शेयर चल रहा है 882 पे, ठीक है। तो ये चीप है या नहीं। अब इसका क्या होता है कि अब आप ये मतलब क्या अराउंड एक, मेरे सिंपल आंसर है, सिर्फ पीई देखकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। डोंट लुक ओनली प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये नहीं देखना है हमें केवल, इसको देखकर आप सस्ता और महंगा जज नहीं कर सकते, क्योंकि पास्ट में कंपनी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट जनरेट किया है, लेकिन अगर फ्यूचर में वो प्रॉफिट सस्टेन नहीं होता है तो हिस्टोरिकल पीई मिसलीडिंग हो सकता है। इसलिए इन्वेस्टर को सस्टेनेबल अर्निंग्स देखनी चाहिए। मतलब क्वेश्चन ये नहीं है कि स्टॉक कितना गिर चुका है, क्वेश्चन ये है फ्यूचर में कंपनी कितना सस्टेनेबल प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो पास्ट जो रिटर्न होते हैं ना, पास्ट जो रिटर्न होते हैं वो फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं होती। मतलब ये सिंपल लाइन आप याद रखना, पास्ट की जो प्रॉफिट हुई है रेब लिमिट की वजह से, जिस तरह से भी हुई है कंपनी को, तो ये फ्यूचर की प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं बोल सकते इसको, ठीक है। ये आपको चीज याद रखनी है, ये फ्यूचर की प्रॉफिट नहीं है, इसमें सस्टेनेबल अर्निंग्स आनी चाहिए तब कंपनी ग्रो करेगी। सस्टेनेबल
अर्निंग्स होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज हमें देखनी है। अब इसका बुल केस क्या क्या हो सकता है वो चीज आप समझो, बुल केस में इसका क्या क्या हो सकता है कंपनी के लिए, वो चीज आपको याद रखनी है अगर आप इन्वेस्ट करते हो या करना चाहते हो तो। बुल केस में इसके लिए हम लिख सकते हैं, जैसे इसका बुल केस में आता है, बुल केस में सबसे पहले इंडिया ग्रोथ, ठीक है, ब्राजील ग्रोथ, तो बुल केस, अब एक सिंपल बुल केस समझते हैं, अगर इंडिया और ब्राजील बिजनेस ग्रो करते हैं तो ये इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा होगा। यूएस में अगर न्यू लॉन्च होते हैं, यूएस न्यू लॉन्चेज, ये बुल केस है इसका। इंडिया ग्रोथ है, ब्राजील ग्रोथ है, यूएस न्यू लॉन्चेज है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स और ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट्स, जैसे कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स हो गए, कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स, जैसे ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट है जो कैंसर में यूज होता है, ऑन्कोलॉजी, तो ये सब इसके लिए क्या है, बुल केस के हैं। और एक इंपॉर्टेंट और है बुल केस का, अगर आप भूल रहे हो तो आप याद करो, मैंने अभी बताया जस्ट पहले भी थोड़ा सा, एडोक इनग्राम जो साउथ अफ्रीका में इन्होंने एक्वायर की हुई है जो कंपनी, उसको भूल गए, एडोक इनग्राम जो साउथ अफ्रीका, जिसमें 49% कंपनी ने अपनी होल्डिंग बनाई है, जो कि इसको बढ़ाया गया, बढ़ा के बनाई हुई है। समझ में आया नहीं आया, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये एडोक इनग्राम हो गया, बुलकेस के सीनरियो ये बन गए, ठीक है। अब इसका हम और अगर अर्निंग रिकवरी आती है तो करंट करंट करेक्शन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अब इसके बियर केस देखते हैं। अब बियर केस में आप समझो बियर केस क्या क्या हो सकते हैं इसके। बियर केस आपके मैं बता रहा हूँ, ये हैं जो कि आपको क्लोजली मॉनिटर करनी चाहिए, सावधानी बरतने वाले हैं। अब इसके बियर केस रेड से लिख रहा हूँ, बियर केस, क्योंकि ये आपको समझने होंगे। अगर रेव लिमिट कंट्रीब्यूशन और रेव लिमिट का कंट्रीब्यूशन और डिक्लाइन करता है, यानी कि रेव लिमिट अगर डिक्लाइन करता है तो ये कंपनी के लिए और ज़्यादा डाउन, शेयर को डाउन कर सकता है। अगर न्यू लॉन्चेज एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, यानी कि यूएस में अगर अनसर्टेनिटी आ गई, तो यूएस में जो न्यू लॉन्च ये कर रहा है, कंपनी कर रही है, अगर वो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं देते हैं तो फिर ये कंपनी के लिए बियर केस में हो जाएगा, ठीक है। अगर यूएस मार्केट में कंपटीशन आई रहता है, एक है कंपटीशन, अगर कंपटीशन हाई रहेगा यूएस मार्केट में तो ये भी इसके बियर केस में आएगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी का शेयर और डाउन जा सकता है या कुछ टाइम इसी जगह पे मतलब ऐसे ही रह सकता है डाउन फेज में ही, और नए बिजनेस लॉस्ट अर्निंग को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर न्यू लॉन्च जो कंपनी यूएस में कर रही है, अगर वो वीक होते हैं तो भी कंपनी के लिए ये बियर केस बनता है। तो अर्निंग पर प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है और फिर स्टॉक चीप दिखने के बाद और करेक्शन दे सकता है, इसी को हम वैल्यू ट्रैप कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बियर केस बता दिया, रेवलिमिट का अगर कंट्रीब्यूशन डाउन होता है, यूएस में अनसर्टेनिटी आती है, यूएस कॉम्प्लेक्स जो मतलब यूएस कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स बना रहा है, अगर वो उसमें कंपटीशन ज़्यादा बढ़ता है या फिर न्यू लॉन्च वीक होते हैं तो उसकी वजह से, या फिर प्रॉफिट पर प्रेशर आता है, अगर प्रॉफिट प्रेशर आ गया तो फिर शेयर और डाउन जा सकता है, ये बियर केस बनते हैं इसके, ठीक है। तो इसमें हमें क्या समझना है, इसमें समझना है कि ये मतलब नहीं सोचना है चीप मतलब सेफ, चीप मतलब सेफ ये नहीं होता, यानी कि चीप इज इक्वल टू सेफ नहीं होता, लो प्राइस इज इक्वल टू लो रिस्क, ये नहीं होता। ये चीजें बियर केस आपको देखना है,
अगर लो प्राइस है आप सोच रहे हो लो रिस्क है या फिर सेफ है, ऐसा नहीं होता। आपको ये चीज़ भी सारी समझनी पड़ेगी, बियर केस को भी देखना पड़ेगा। अब इन्वेस्टर को आगे क्या ट्रैक करना चाहिए वो चीज़ हम समझते हैं जो हमारे रियल काम की है, हमें करना क्या है इसमें आगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करो। ऐसे ही मैं इस पर्टिकुलर शेयर पे वीडियो बनाऊंगा और आप कमेंट में लिखो आपको नेक्स्ट किस शेयर पे वीडियो चाहिए डिटेल। तो अगर आप नेटको फार्मा को ट्रैक कर रहे हैं तो मेन 4 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। नंबर 1 होता है, 4 चीज़ों पे आपको फोकस करना है। नंबर 1 आएगा रेवेन्यू, रेवेन्यू। नंबर 2 आएगा प्रॉफिट रिकवरी, प्रॉफिट में रिकवरी हो रही कि नहीं हो रही। नंबर 3 पे आएगा यूएस लॉन्चेस, ठीक है। और नंबर 4 पे आएगा एडॉक, एडॉक इनग्राम जो साउथ अफ्रीका वाली कंपनी है, ठीक है। तो और अगर इन एरियाज में इंप्रूवमेंट दिखते हैं, ये सब एरियाज में अगर इंप्रूवमेंट दिखते हैं तो हमें इसमें क्या होगा, तो स्टॉक की फंडामेंटल स्टोरी ग्रेजुअली बेटर हो सकती है। लेकिन अगर अर्निंग डिक्लाइन हुई, अगर अर्निंग डिक्लाइन होती है तो प्रॉब्लम फिर अगेन क्रिएट होगी। तो इसमें ये है कि डिक्लाइन हुई तो सिर्फ स्टॉक प्राइस गिरने की वजह से बाइंग करना रिस्की हो सकता है। अब इसमें अगर अर्निंग इसकी डाउन गई तो फिर इस स्टॉक को इस प्राइस पे भी खरीदना रिस्की हो सकता है। तो ये आपको ये 4 चीज़ें क्लोजली मॉनिटर करनी है, रेवेन्यू, प्रॉफिट, यूएस लॉन्चेस और एडॉक जो साउथ अफ्रीका में 49% होल्डिंग इसने बनाई है, उससे क्या रेवेन्यू आ रहा है, कितनी प्रॉफिट आ रही है, वो चीज़ आपको क्लोजली मॉनिटर करोगे तो ही, अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो या इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको देखनी है। अब इसमें फाइनल वर्डिक्ट क्या होता है वो देखते हैं। फाइनल वर्डिक्ट इसमें आता है कि इस कंपनी में मेरे अकॉर्डिंग नाटको फार्मा की करंट स्टोरी को सिर्फ स्टॉक गिर गया है इसलिए, मतलब इसलिए चीप है के एंगल से नहीं देखना चाहिए। तो इसकी प्रॉब्लम्स को देखना चाहिए और अपॉर्चुनिटी इसमें क्या क्या है वो देखना चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली एक पोस्ट रेवेन्यू ट्रांजिशन स्टोरी है। कंपनी को अब प्रूव करना है कि नए ग्रोथ इंजन लॉस्ट अर्निंग को कितना सक्सेसफुली रिप्लेस कर सकते हैं। अगर न्यू लॉन्चेज इंडिया, ब्राजील, एडॉक और कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस करते हैं तो करंट करेक्शन फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लेकिन अगर अर्निंग रिकवरी नहीं आती तो लो वैल्यूएशन भी वैल्यू ट्रैप हो सकता है। अगर अर्निंग नहीं आएगी, प्रॉफिट नहीं आएगी तो ये क्या ट्रैप बन सकता है, ठीक है। आप लो वैल्यूएशन पर भी खरीदोगे तो भी ट्रैप है, ठीक है। इसलिए नाटको फार्मा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्राइस नहीं, फ्यूचर अर्निंग देखनी है हमें। प्राइस को नहीं देखना है, फ्यूचर अर्निंग्स को देखना है, ठीक है। ये हमें देखना है। तो अगर इस चीज़ को आप क्लोजली मॉनिटर करोगे तो आपको इसमें इन्वेस्ट करने में कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको पता रहेगा कि हाँ मैंने किस बेस से इन्वेस्ट किया और इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। तो प्राइस डिक्लाइन हो रही है और अर्निंग, दैट इज द रियल क्वेश्चन। प्राइस तो डाउन हो रही है लेकिन अर्निंग अगर सस्टेनेबल नहीं है तो ये इसका रियल क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहले क्या है, अर्निंग्स को क्लोजली मॉनिटर करना है। अगर अर्निंग्स अच्छी आ रही है तो आप इस प्राइस पे खरीद रहे हो तो अच्छा है। अगर अर्निंग्स और डाउन चली गई तो फिर इसमें भी आप फिर ट्रैप हो सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हमें क्लोजली मॉनिटर करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और निफ्टी एक्सपर्ट 24 को फॉलो जरूर करो। निफ्टी एक्सपर्ट 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट
किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो, मैं उस पर्टिकुलर शेयर पे फंडामेंटल एनालिसिस मार्केट से रिलेटेड कुछ भी आपका टॉपिक क्वेरी है आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, कोई बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और उसी के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट करें। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाइक शेयर निफ्टी एक्सपर्ट 24। थैंक यू। हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद जय भारत।